गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने मेल गेमेटोफाइट के विकास की बातें की थी। ठीक है, कि मेल गेमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, अब देखो, नर युग्मकोद्भिद में आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो लघु बीजाणु और दो नर युग्मक, ये कैसे होते हैं, अगुणित। यानी लघु बीजाणु या परागकण भी कैसे हैं, अगुणित। और दोनों नर युग्मक भी कैसे होते हैं, अगुणित। कायकोशिका भी कैसी होती है, अगुणित होती है। तो ये 3-4 सेल्स हैं जो कैसी होगी, अगुणित होती है। ठीक है, अब इसके बाद आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जनन अंग। ठीक है, मादा जनन की बात करेंगे। और आपको पता है मादा जनन यानी पादपों में मादा जनन क्या होगा, जायाम। मादा जनन क्या होता है, गाइनोसियम या जायाम। ठीक है, अब ये जो जायांग होता है, ये जायांग एक या अधिक अंडकों से मिलकर के बनता है। जायांग किससे मिलकर बना होगा, एक या अधिक अंडकों से या स्त्री केसर से। अंडक बोल दो या इंग्लिश में बोलते हैं इसको कार्पल्स। ठीक है, तो मादा जनन अंग क्या होगा, उसमें जायांग। तो ये जायांग किससे मिलकर बना होता है, एक या अधिक अंडकों से। ठीक है, तो आज अपन बात इसकी करेंगे अंडा। अंडा यानी कार्पल, कार्पल या अंडा। ठीक है, जायांग, जायांग की इकाई क्या होती है, कार्पल या अंडा। ठीक है, इसका दूसरा नाम मेगास्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल या हिंदी में इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण। ठीक है, तो कार्पल या जो अंडक है, इस कार्पल या अंडक को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। ठीक है, देखो, ये जो अंडक है ये पर्ण का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, पर्ण का रूपांतरण। ध्यान रखना, अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण किसका रूपांतरण होता है, पर्ण का रूपांतरण होता है। क्लियर बात। अब देखो, एक जो जायांग है उसमें एक अंडक भी हो सकता है और एक से अधिक अंडक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको दो टर्म ध्यान रखने हैं। एक तो है वियुक्तांडकी, वियुक्तांडकी। ठीक है, और एक टर्म है युक्तांडकी, युक्तांडकी। अब देखो, वियुक्तांडकी किसे बोलेंगे, वियुक्तांडकी किसे बोलेंगे, तो देखो, जब अंडक एक से अधिक हो, जब अंडक कैसे हो, एक से अधिक हो, वह पृथक पृथक हो, वह पृथक पृथक हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वियुक्ता अंडकी। क्लियर बात। यानी जब जायांग में अंडकों की संख्या एक से अधिक हो और सारे अंडक कैसे हो, अलग अलग हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वियुक्ता अंडकी। ठीक है, दूसरा टर्म है युक्ता अंडकी। तो युक्ता अंडकी का मतलब क्या हो गया, जब एक से अधिक अंडक, जब एक से अधिक अंडक
को वे आपस में जुड़े हुए हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? युक्ता अंडपी। ठीक है, तो वियुक्ता अंडपी में अंडक एक से अधिक होते हैं लेकिन पृथक पृथक होते हैं, और युक्ता अंडपी में अंडक एक से अधिक होते हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्लियर बात? तो ये बात किसकी हो गई? वियुक्ता अंडपी और युक्ता अंडपी की। ठीक है, तो देखो अंडक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो अंडक है ये एक फ्लास्क नुमा संरचना होती है। अंडक जैसी है फ्लास्क नुमा संरचना। ठीक है, तो देखो इसकी अपन संरचना देखते हैं। ये है अंडक या जायलम। ठीक है, ये क्या है? अंडक या जायलम। अब ये जो अंडक होता है इस अंडक के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? 3। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? स्टिग्मा या व्रतिकाग्र। स्टिग्मा या व्रतिकाग्र। ये जो नलीनुमा संरचना है इसको बोलते हैं स्टाइल या व्रतिका, और ये जो नीचे फूला हुआ भाग है इसे बोलते हैं ओवेरी या अंडाशय। ठीक है, तो जो कार्पल है, कार्पल के कितने भाग होते हैं? 3। व्रतिकाग्र, व्रतिका और अंडाशय। क्लियर बात? अब ये जो व्रतिकाग्र है ये अंडक का स्वतंत्र सिरा होता है। व्रतिकाग्र इस कार्पल का स्वतंत्र सिरा होता है और ये पराग कणों को ग्रहण करता है। ठीक है, जब परागकण परागकोश से निकलकर किसी पुष्प की व्रतिकाग्र पर गिरते हैं तो ये व्रतिकाग्र क्या करेगा? परागकणों को ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, अब इस व्रतिकाग्र के नीचे एक नलिका नुमा संरचना होती है जिसे व्रतिका कहते हैं। ये व्रतिका पराग नली के लिए मार्ग या पथ प्रदान करती है। ठीक है, व्रतिका के नीचे का जो भाग है वो खुला हुआ होता है, क्या कहलाएगा? अंडाशय। ठीक है, और इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में क्या मिलेंगे? बीजांड। बीजांड की संख्या 1 भी हो सकती है और 1 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर क्या मिलेंगे आपको? बीजांड। बीजांड संख्या में 1 भी हो सकते हैं और 1 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब किसकी बात करेंगे? बीजांड की। किसकी बात करेंगे? बीजांड। तो देखो निषेचन के बाद जो बीज बढ़ते हैं यानी फल में जो बीज बढ़ते हैं ये बीज किसके द्वारा बढ़ते हैं? निषेचन होने के बाद बीजांड से ही बनते हैं। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। ठीक है, किसकी बात करेंगे अब हम? बीजांड की संरचना की। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूलिया, बीजांड। बीजांड की संरचना। ठीक है, तो देखो अंडाशय के भित्ति में, अंडाशय की जो भित्ति है उस भित्ति से एक अतिवृद्धि निकलती है। उस अतिवृद्धि से ये बीजांड लगे हुए होते हैं जिसको प्लेसेंटा या बीजांडासन कहते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखना अंडाशय के अंदर बीजांड किसकी सहायता से जुड़े होते हैं या अंडाशय में बीजांड किससे जुड़े होते हैं? तो अंडाशय के अंदर बीजांड प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अंडाशय के अंदर क्या मिलेगी आपको? एक अतिवृद्धि पाई जाती है, उस अतिवृद्धि को क्या बोलते हैं? बीजांड। अंडाशय की भित्ति पर एक अतिवृद्धि पाई जाती है। अतिवृद्धि पाई जाती है। ठीक है, जिसे प्लेसेंटा या बीजांडासन कहते हैं। प्लेसेंटा या बीजांडासन कहते हैं। और इस प्लेसेंटा पर बीजांड लगे होते हैं। इस प्लेसेंटा पर बीजांड लगे होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बीजांड है, इस बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। बीजांड को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। परागकोश में क्या थी? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण हो रहा था? परागकणों का, यानी नर युग्मकों का। और बीजांड को ही क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। तो इसमें किसका निर्माण होगा? मादा युग्मकों का। ठीक है, तो ध्यान रखना बीजांड को ही क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। आगे देखो, अभी देखा हमने ये अंडाशय, इसके अंदर ये प्लेसेंटा और इससे क्या जुड़े हुए हैं? बीजांड। ठीक है, अब देखो ये प्लेसेंटा और ये बीजांड, तो प्लेसेंटा और बीजांड दोनों को जो जोड़ने वाली संरचना है इसको क्या बोलते हैं? बीजांड व्रत। ठीक है, प्लेसेंटा को या बीजांड को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी? बीजांड व्रत। तो बीजांड में एक क्या मिलेगा आपको? बीजांड व्रत। ये बीजांड व्रत क्या करता है? बीजांड को प्लेसेंटा से जोड़ता है। बीजांड को प्लेसेंटा से जोड़ता है। क्लियर बात? बीजांड व्रत क्या करेगा? बीजांड को प्लेसेंटा से जोड़ता। ठीक है, अब देखो बीजांड का वह भाग जहां से ये बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइलम या नाभिका। ठीक है, जैसे ये क्या है? बीजांड। ये क्या है? बीजांड व्रंत। तो बीजांड व्रंत बीजांड में जिस स्थान से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? हाइलम। क्लियर बात? तो हाइलम किसको बोलेंगे? बीजांड का वह भाग जहां फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत जुड़ता है। क्लियर बात? हाइलम किसको बोलेंगे? बीजांड का वह भाग जहां पर बीजांड व्रंत जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? हाइलम। ठीक है, अब देखो हम बीजांड की संरचना देखेंगे और बीजांड की संरचना को हम एक
डायग्राम के द्वारा यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो देखो अब पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं। ये देखो, ये है बीजांड की संरचना का डायग्राम। ठीक है, अब बीजांड की संरचना को हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक चीज को यहां पर हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूनिकल। फ्यूनिकल किसको बोलते हैं? फ्यूनिकल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा और बीजांड दोनों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या करती है? बीजांड को प्लेसेंटा से जोड़ती है। क्लियर बात? ये तो बात किसकी हो गई? फ्यूनिकल की। अब देखो, ये है हाइलम। क्या है? हाइलम। मैंने आपको बताया बीजांड व्रंत बीजांड के जिस स्थान से जुड़ता है उस संरचना को क्या कहते हैं? हाइलम, या हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिका। हाइलम या नाभिका। ठीक है, तो हाइलम या नाभिका किसको बोलेंगे? वह स्थान जहां से बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ता है। तो ये बीजांड है, ये बीजांड व्रंत है, जहां पर दोनों जुड़ते हैं उस स्थान को हाइलम कहते हैं। ठीक है, ये हाइलम की बात हो गई। अब देखो, जो बीजांड होता है, इस बीजांड के ऊपर एक या दो आवरण पाए जाते हैं। बीजांड के ऊपर एक या दो आवरण पाए जाते हैं। यदि एक आवरण है तो उसको एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं, और यदि बीजांड पर दो आवरण है तो उसे द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। यानी बीजांड के जो आवरण है उन्हीं को क्या बोलते हैं? अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो बीजांड पर ये इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कितने होते हैं? दो। बाहरी आवरण बाहरी अध्यावरण कहलाता है, और आंतरिक आवरण आंतरिक अध्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो बीजांड में यदि एक अध्यावरण है तो उसको एक अध्यावरणीय बीजांड कहेंगे, और यदि दो आवरण है तो उसे द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। कुछ बीजांडों में अध्यावरण अनुपस्थित भी होते हैं, उन्हें अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ऊपर है शैलेजा, हिंदी में इसको बोलते हैं निभाग। शैलेजा या निभाग। तो देखो, जहां से अध्यावरणों की उत्पत्ति होती है, या ऐसे बोल दो, बीजांड का आधार्य भाग, बीजांड का आधार्य भाग क्या कहलाता है? शैलेजा या निभाग। ठीक है, तो बीजांड के आधार्य भाग को शैलेजा या निभाग कहते हैं। इस शैलेजा या निभाग से किसकी उत्पत्ति होगी? अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसकी उत्पत्ति होगी? अध्यावरण की। तो बीजांड के आधार्य भाग को क्या कहते हैं? निभाग, और निभाग से किसकी उत्पत्ति होती है? इंटेग्यूमेंट या अध्यावरणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब आ जाओ, बीजांड का जो शीर्ष भाग होता है वहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। बीजांड के शीर्ष भाग पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। अब यहां पर अध्यावरण नहीं है तो एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। क्लियर बात? तो बीजांड द्वार क्या है? बीजांड का वह भाग है जहां पर अध्यावरण नहीं पाए जाते,
और वहां पर एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है जिसे माइक्रोपाइलिया बीजांड द्वार कहते हैं। क्लियर बात? अब इसके बाद देखो, यह है न्यूसेलस। न्यूसेलस को हिंदी में क्या बोलेंगे? बीजांडकार। बीजांडकार, ठीक है। तो बीजांड का जो मुख्य भाग होता है, बीजांड का ये जो मुख्य भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस या बीजांडकार, ठीक है। इस न्यूसेलस या बीजांडकार के अंदर मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं मिलेगी? मृदुतक कोशिकाएं। तो न्यूसेलस या बीजांडकार में मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और बीजांड का मुख्य भाग क्या होगा? न्यूसेलस, जिसमें मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये भोजन का संग्रह करती हैं। मृदुतक कोशिकाएं क्या है? भोजन का संग्रह करती हैं, ठीक है। इसलिए बीजांड काय है, ये क्या करता है? इस बीजांड को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो बीजांड का मुख्य आधारीय भाग क्या कहलाएगा? बीजांडकार या न्यूसेलस, जो मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये बीजांड पूर्ण परिपक्व हो जाता है, जैसे बीजांड क्या हो जाता है? पूर्ण परिपक्व हो जाता है, इस बीजांड काय का उपयोग हो जाता है। यानी भाई बीजांड विकसित होगा, विकास करेगा, तो पोषण चाहिए। पोषण कहां से मिलेगा? बीजांड काय से। तो जब बीजांड विकसित होता है तो विकास के दौरान बीजांड काय से क्या करता है? ये पोषण प्राप्त करता है और इस लगभग पूरे बीजांड काय का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ पादपों में क्या होता है? बीजांड विकसित हो जाता है, उसके बाद भी ये जो बीजांड काय है, ये एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे परिभ्रूण कोश कहते हैं। क्या बोलेंगे? परिभ्रूण कोश। तो ध्यान रखना बच्चों, परिभ्रूण कोश किसको बोलेंगे? कुछ पादपों में बीजांड का विकास होने के बाद, बीजांड का विकास होने के बाद भी बीजांड का एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे परिभ्रूण कोश कहते हैं। क्या बोलेंगे? परिभ्रूण कोश, ठीक है। और अब ये परिभ्रूण कोश किसमें मिलेगा? पाइपेरेसिकुल। एग्जाम्पल ध्यान रखना, पाइपेरेसिकुल के पादपों में। और पाइपेरेसिकुल में कौन से पादप है? तो उदाहरण याद रखना, काली मिर्च, यानी जो काली मिर्च होती है, इस काली मिर्च के अंदर परिभ्रूण कोश पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप अदरक, हल्दी और चुकंदर, ये उदाहरण भी याद रखना, ठीक है। यानी परिभ्रूण कोश किसमें मिलेगा? काली मिर्च, अदरक, हल्दी और चुकंदर में पाया जाता है। क्या है? बीजांड काय का ही शेष भाग है, ठीक है।
यानी बीजांड, जब बीजांड परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व बीजांड में ये जो बीजांड काय है ये एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे क्या कहेंगे, परिपूरण कोश। ठीक है, तो परिपूरण कोश किसमें मिलेगा आपको, काली मिर्च, अदरक, हल्दी और चुकंदर में पाया जाता है। क्लियर बात, ये हमने बीजांड की संरचना यहाँ पर देखी है। तो इसमें देखो बीजांड में कौन कौन से भाग देखे, क्यूनिकल या बीजांड व्रंत पड़ा, हाइलम, बीजांड द्वार, अध्यावरण, बीजांड कांड और शैलेजा। ठीक है, फिर हमने देखा इसी का पार्ट परिपूरण कोश। ठीक है, अब देखो ये जो बीजांड होता है, बीजांड के जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय के अंदर एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश पाया जाता है। इसमें क्या मिलेगा, भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश क्या है, मादा युग्मकोद्भिद है। वहां पर हमने नर युग्मकोद्भिद पढ़ा था, यहां हम क्या पढ़ेंगे, अब मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गेमेटोफाइट। तो इस भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक को ही क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। अब इसका डेवलप या विकास कैसे होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने किसकी संरचना देखी है, बीजांड की। बीजांड को ही क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, वहां पर लघु बीजाणुधानी पढ़ी थी, लघु बीजाणुधानी। यहाँ पर बीजांड को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी में क्या होगा, गुरु बीजाणुओं का निर्माण, यानी इस बीजांड में किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। फिर यही गुरु बीजाणु आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश या फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की हमने किसकी, बीजांड की संरचना की। अब देखो बीजांड की संरचना के बाद बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये प्रकार है, ये भी बीजांड के प्रकार में इंपॉर्टेंट है। तो बीजांड की संरचना और इसके प्रकार आपको ध्यान से पढ़ने हैं और अच्छे से इनको याद करने हैं। ठीक है, आज के लिए काफी है। हम अगली क्लास में बीजांड के प्रकारों की बात करेंगे। धन्यवाद।